यह दिल्ली है मेरी जान, भागिक मेरी 25 कहानियों का संग्रह है। और संग्रह की इस पहली कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी पहली कहानी, गांव का नालायक बेटा, जो घटित हुई कोरोना काल में और शायद आपको पसंद भी आए। मैं इस कहानी का खुद लेखक नहीं हूँ, लेकिन किसी की है जिसे मैंने लिखा है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश से आए एक व्यक्ति की, जो इस महामारी में अपने गांव तो नहीं जा सका, लेकिन उसने यह कहानी जब हमें बताई तो मैं इसे लिखे बिना भी नहीं रह सका। शब्द उसी व्यक्ति के हैं, विचार प्रवाह में इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। गांव का नालायक बेटा, जी हाँ, इस कहानी का शीर्षक है गांव का नालायक बेटा। मेरे दोस्त ने कहानी कहना शुरू की कि आज अब्दुल फिर से अपने काम को बंद किए हुए है। वह अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ किसी सोच में डूबा हुआ है। उसे याद आ रहे हैं पिछले साल के वे दिन जो उसने काले दिनों के रूप में बिताए थे। गांव के बुजुर्ग जिनके बीच उसका बचपन बीता था और जिन्हें वह दादा कहता था, चाचा कहता था, काका कहता था, अम्मा कहता था, दादी कहा करता था, अब से कुछ समय पहले तक वे सब उससे मुंह मोड़ रहे थे। परंतु आज ऐसा क्या हो गया कि वे लोग ही आज उसे मसीहा कहते हुए नहीं थक रहे थे। कहानी पिछले वर्ष 2020 महामारी काल में शुरू हुई थी। 2020 का कोरोना काल देश के लिए ही नहीं अपितु विश्व भर के लिए सबसे बुरा समय बनकर आया था। यह वही समय था जिसमें उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहने वाले अब्दुल को बुरी तरह से जलील किया गया था, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि उसे जलील किया जाए। जब भी उसे कोई ताना मारता तो वह अपने दोनों हाथ जोड़कर यही कहता, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरे गांव की बदनामी हो। उसकी जलालत भरी ज़िंदगी की शुरुआत दिल्ली की एक घटना से हुई। किसी को कब मालूम होता है कि उसके परेशानी के दिन कब शुरू हो जाएं। अभी कोरोना ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल रहा था। सब यही सोच रहे थे कि जल्दी ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ लोग अनेक देशों से अपनी आस्था को लिए भारत की राजधानी दिल्ली में घूमने के लिए आए हुए थे। अचानक फैली महामारी में लोगों के बीच आवागमन से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने ही नहीं, विश्व के अधिकतर देशों ने अचानक से यातायात व्यवस्था बंद कर दी। अचानक महामारी को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया। जो जहां था वह वहीं रुकने के लिए मजबूर हो गया, जिसके कारण विदेशों से आए ये लोग अपने देश को नहीं लौट सके। अचानक से एक दिन अखबार और न्यूज़ चैनल पर एक खबर आग की तरह फैली कि एक धर्म विशेष के लोग बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली के एक छोटे से स्थान पर रह रहे थे, जिसे मरकज़ कहा जाता था। अचानक मरकज़ में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसमें ठहरे सभी लोगों के सिर महामारी फैलाने का दोष मढ़ दिया गया। मीडिया और राजनेताओं ने इस जहर को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई कि एक धर्म विशेष के लोग दिल्ली में मरकज़ में रुक गए और वे सभी कोरोना से ग्रसित हैं। मीडिया के द्वारा फैलाई गई अफवाह से एक पूरा धर्म इस महामारी को फैलाने का दोषी ठहरा दिया गया और पूरे देश में उस धर्म के प्रति घृणा फैल गई। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाई। उनका कहना था कि हम भी अनेक बड़े मेलों पर, अनेक स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए किसी धर्मशाला, मंदिर या किसी सुरक्षित जगह को खोजते हैं। यही उन्होंने किया और वे सभी मरकज़ में रुक गए। ये लोग यहाँ पूरी उम्र ठहरने के लिए नहीं आए थे,
ये तो पर्यटन के लिए आए थे, यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो ये लोग अपने देश वापस लौट गए होते। परंतु विरोध का यह प्रयास बहुत कम था जो असफल रहा। यह घृणा पूरे देश में तेजी से फैल गई। अब्दुल का गांव दिल्ली शहर से बहुत दूर था। अपने गांव में वेल्डिंग का काम करके वह अपना गुजारा करता था। दिल्ली शहर से बहुत दूर का वह गांव भी इस घृणा की चपेट में आ गया। मात्र धर्म विशेष का होने के कारण अब्दुल इस घृणा से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लोग उसकी दुकान पर आते हैं और उसे तरह तरह के ताने मारते। दिल्ली शहर से चली इस घृणा के कारण गांव के लोगों द्वारा अब्दुल का बहिष्कार कर दिया गया। उसकी दुकान बंद करवा दी गई। आस पड़ोस के गांवों के लोगों से भी काम मिलना बंद हो गया। मरता क्या नहीं करता, पेट तो भरना ही था, तो उसने दूसरे स्थानों से काम लेकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। कोरोना ने अचानक से उसके सारे रिश्ते नाते और दुकान के आसपास की सारी चहल पहल छीन ली। अचानक से उसकी दुकान के आसपास सन्नाटा पसर गया। दोस्त कुछ समय के लिए चुप हो गया। वह फिर से बोला, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। आज अब्दुल के फिर से वही प्यार भरे दिन लौट आए हैं। यह उसी का कारण है कि आज उसकी दुकान के आसपास फिर से बड़ी वही पुरानी चहचहाट और चहल पहल लौट आई है। उसके काका काकी, दादा दादी, चाचा चाची सब उसके आसपास बैठे हुए हैं और गप्पे हो रही हैं, ठहाके लग रहे हैं। आज फिर वही दिन लौटे तो अब्दुल के नेत्र भर आए। कहते हैं कि जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, वैसे ही किसी का समय हमेशा बुरा नहीं रहता, वह बीत ही जाता है। अब्दुल का भी बुरा समय बीत गया कहकर वह एक बार फिर से चुप हो गया। लेकिन कैसे? मेरी प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने दोस्त को देखा तो वह मुस्कुराया और उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया। महामारी की दूसरी लहर में गांव का एक बेटा नवीन इस महामारी का शिकार हो गया। उसे अब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। पैसे होने के बावजूद ऑक्सीजन की व्यवस्था कहीं भी नहीं हो पा रही थी। जब गांव वाले सब ओर से हार गए तो आखिर में सभी लोगों की निगाह अब्दुल पर पहुंची, जो वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता था। गांव में ऑक्सीजन सिलेंडर तो थे और मिल भी सकते थे, लेकिन लोगों के सामने एक और धर्म संकट खड़ा हो गया। वह यह कि जिस व्यक्ति का बहिष्कार किया जा चुका है, जिसे लानत दी जा चुकी है, जिसे गांव के लोग बात बात पर जलील कर देते हैं, कैसे उसके पास जाएं, कैसे उसके सामने हाथ फैलाएं, कैसे गिड़गिड़ाएं। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें अब्दुल का सामना करने की हिम्मत नहीं रही थी। उनमें से कुछ बुजुर्ग अब्दुल की दुकान के सामने आकर बोले, अब्दुल बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है जो माफ़ी के योग्य भी नहीं है। अब्दुल अपने काम में लगा हुआ था, तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ बुजुर्ग दुकान के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और कुछ कह रहे हैं। अब्दुल ने बाहर देखा। उन्हें देखते ही अब्दुल एक क्षण गवाए बिना दौड़कर दुकान से बाहर आ गया। अरे काका, अरे दादा, कैसे आना हुआ? आपने इस नालायक बेटे को एक आवाज़ दी होती तो सर के बल दौड़कर आपके पास आता। आपने अपने इस नालायक को कभी किसी लायक समझा ही नहीं, अब्दुल ने कहा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, एक बुजुर्ग ने रूंधे हुए गले से कहा। एक क्षण अब्दुल के चेहरे को देखते हुए रुका और वह फिर से बोला, बेटा अब्दुल, तुमसे कुछ काम है। बाबा, अगर मैं नालायक आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा अपने पिताजी के साथ यहाँ आया था, आपने अपने लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं आने दी थी।
उस समय आप मुझसे कोई भेदभाव नहीं करते थे। बुरा समय था जो बीत गया। अब आप मेरे साथ हैं तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, परंतु मेरी आपसे विनती है कि भविष्य में फिर यह भेदभाव मत करना। कहते हुए वह घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बुजुर्गों ने बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। बाबा, जब आपने बेटा कहा है और गांव का बेटा समझ लिया है तो हुक्म दीजिए। आपके हुक्म पर मेरी जान भी हाजिर है। अब्दुल फिर से बोला। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और ही चाहिए, उस बुजुर्ग ने कहा। शायद मुझसे कुछ गलती हो गई बाबा। अगर आप कहेंगे तो मैं ये गांव छोड़कर भी चला जाऊंगा। बस आदेश कर दीजिए, अब्दुल ने हाथ जोड़े जोड़े ही कहा। अब्दुल बेटा, और जलील मत करो। हम सब अपने किए पर शर्मिंदा हैं। जानते हो, तुम्हारा लाडला नवीन बहुत बीमार है। उसे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिली तो वह मर जाएगा और ऑक्सीजन केवल तुम्हारे पास है। अब हाथ जोड़ने की बारी उन वृद्धों की थी। क्या कहा? नवीन की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है? उठाओ सिलेंडर, चलो मेरे साथ, कहकर अब्दुल ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। उसने आनन फानन में अपना सिलेंडर नवीन को लगाने के लिए दे दिया और दोस्त एक बार फिर से शांत हो गया। मेरी निगाहें जिज्ञासा से उसके चेहरे को ताक रही थीं। दोस्त पुनः बोला, तुम्हें याद होगा कि मैंने कहानी के शुरू में कहा था कि अब्दुल ने एक बार फिर से अपनी दुकान बंद कर दी। वह क्यों? यह बात अब आपके सामने अच्छे से आ जाएगी। जानते हो, अब्दुल के पास 8 सिलेंडर थे और उस दिन जिनमें से 3 सिलेंडर उसी गांव में प्रयुक्त हो रहे हैं थे और 5 सिलेंडर उसने इमरजेंसी के लिए बचा कर रखे हुए थे। यही कारण है कि अब्दुल ने अपना वेल्डिंग का काम एक बार फिर से बंद कर दिया ताकि उसके काम में ऑक्सीजन गैस का उपयोग न हो और बाकी बची ऑक्सीजन गांव के लोगों के काम आ सके। इसी के साथ गांव का वह नालायक बेटा पूरे गांव का लाडला हो गया और उसके आसपास फिर से खुशियां चहचहाने लगीं। तब अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सज्जन पुरुषों को हर गांव में जगह देना ताकि वे आपके बंदों की सेवा कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और उनके विचार हमें प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।